हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम करें 2014 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम साइंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन साइंस के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हमारे जो 15 क्वेश्चन बच गए हैं साइंस के, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए बी सी डी भागों का सही नामांकन करना है हमें। ये एक जंतु कोशिका दी हुई है हमें। इसमें जो ये भाग दिए इनको ए बी सी डी नाम से बताया गया। तो हमें बताना है ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को और डी को क्या क्या कहते हैं। तो कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है, जो कोशिका से बाहर जाने वाले और कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ए उसी को बता रहा है। ए सबसे बाहरी आवरण है कोशिका, तो क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली हो जाएगी, जो पदार्थों का बाहर जाना और बाहर से अंदर आने को नियंत्रित करती है। बी, जो कोशिका के अंदर छोटे छोटे क्या होती है? रिक्तिकाएं होती है। बी किसको इंगित करेगा? रिक्तिका को इंगित करेगा। सी, जो कोशिका के केंद्र में है, तो क्या कहते हैं उसको? केंद्र में केंद्रक हो गया। सी को किससे कर देंगे? केंद्रक से। और डी क्या है? जो कोशिका के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो हमने कहा है उस हिसाब से। पहले ए को क्या कहा हमने? कोशिका झिल्ली का है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन में कोशिका भित्ति दिया हुआ है, सेकंड में कोशिका झिल्ली दिया हुआ है, थर्ड में भी। और तो सेकंड और थर्ड में से आएगा तो ए कोशिका झिल्ली है हमारी, ठीक है। बी को हमने कहा है रिक्तिका। तो दूसरा ऑप्शन ऐसे है जिसमें ए कोशिका झिल्ली है, बी रिक्तिका है, सी केंद्रक और डी कोशिका द्रव्य है। तो क्या हो जाएगा? 76 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान कार के पथमापी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक था 36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,666 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है, तो कार की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल बतानी है हमें, कि चाल किस चाल से कार चली है, यानी उसकी स्पीड बतानी है हमें कार की। तो सुबह 8 बजे कार का पाठ्यांक क्या था? 36,540 किलोमीटर। और 10 बजे कितना हो गया? 36,666 किलोमीटर। तो दूरी कैसे निकाल लेंगे हम? जो 10 बजे वाला पाठ्यांक है और जो 8 बजे वाला पाठ्यांक, 10 बजे वाले में से 8 बजे वाले पाठ्यांक को माइनस कर देंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी। कितनी दूरी उस कार ने तय की है, कितनी डिस्टेंस चली है वो कार। तो कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर ये दूरी आ गई हमारी, ठीक है। अब देखते हैं टाइम कितना लगा उस कार को इतनी दूरी तय करने में। तो 2 घंटे दिख रहे हैं आपको। सुबह 8 बजे का पाठ्यांक दिया हुआ और 10 बजे का पाठ्यांक दिया है, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आवर आ जाएंगे। पर ये आए आवर में और हमें चाल निकालनी है मीटर पर सेकंड में। तो ये 2 आवर है, तो 1 आवर में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में सेकंड कितनी हो जाएगी? 3600 या 3600। ये क्या है? सेकंड है 1 आवर में। और हमारे पास टाइम कितना है? 2 आवर है। तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी सेकंड आ जाएगी? 7200 सेकंड आ जाएगी हमारी। तो टाइम तो हमें पता चल गया कि इतना टाइम लगा है उस कार को। अब दूरी हमने किलोमीटर में निकालनी है, 120 किलोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है। और हमारे पास कितने? 120 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार हमारी दूरी भी आ जाएगी और समय भी आ गया। तो क्या होता है? चाल का फॉर्म, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी आई हमारी? 120 इंटू 1000 आया। और समय कितना है? 7200। तो क्या हो गया? इन दो जीरो से ये वाला कट गया। अब बाकी इनकी कटिंग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा फाइनल हमारा? फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 17.5 मीटर पर सेकंड में आएगी। ये चाल किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा 77 का? थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग या किन रंगों का प्रेक्षण करेगा? तो क्या है, कोई छात्र है, उसके पास हल्दी का पेस्ट है, ठीक है, फिर वो उसके अंदर अम्ल डालता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl डालता है, ठीक है, और एक बार उसमें डालता है NaOH। NaOH क्या होता है? NaOH क्या होता है? क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हल्दी का पेस्ट है वो क्षार के साथ क्रिया करके उसका रंग चेंज हो जाएगा, यानी पीला रंग था हल्दी का, जैसे ही वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो उसका कलर चेंज होएगा, जो हल्दी वाला जो पीला कलर है वो किसमें चेंज हो जाएगा? रेड कलर में हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल आपने घरों में भी देखा होगा कि आपके, मान लो आप खाना खा रहे हैं तो आपके ड्रेस पे सब्जी गिर जाती है तो उस टाइम उसका येलो कलर होता है, ठीक है, जैसे ही हम उसको धोने डालते हैं, साबुन के टच में कराते हैं तो क्या हो जाता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड हो जाता है। तो यही इसमें कहा कि हल्दी का पेस्ट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आते हैं, यानी क्षार के संपर्क में आते हैं, क्या हो जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा वो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 72 का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला ही रहेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाएगा। तो 78 का हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्षुधांतर के दीर्घरोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला कथन क्या दिया? ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है और उनकी संख्या हजारों में होती है, यानी ऐसे उंगली के समान ऐसे ऐसे संरचना होती है और हजारों में इनकी संख्या होती है। दूसरा क्या दिया? इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। तीसरा है इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। 4 नंबर ऑप्शन क्या है? इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है। तो ये हमें किसके बारे में दिया है? जो क्षुधांतर के दीर्घरोम यानी रसांकुर पाए जाते हैं उस पे उनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इनके बारे में सही है। इनमें से दीर्घरोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। तो क्या आएगा 79 का? पहला भी ठीक है कि ये उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती है और इनकी संख्या क्या होती है? हजारों में होती है, जो भोजन को अवशोषित करते हैं और उनको पचाने में हेल्प करते हैं। इनकी भित्ति क्या होती है? पतली होती है और इनके निकट क्या होता है? सूक्ष्म रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। ए बी सी तीनों ही इसमें सही होगा, पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगी। महीन छिद्र नहीं होता जो भोजन को आसानी से गुजरने देता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता क्षुधांतर में। तो क्या आ जाएगा? ए बी सी तीनों इसके लिए सही हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी। तो क्या हो जाएगा? 79 का 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें ए बी सी तीनों दिए गए हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन है नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है। पहला है उबले और पिसे आलू, दूसरा है उबले और चबाए हुए चावल, तीसरा है रोटी या ब्रेड का एक टुकड़ा, 4 पे है चीनी या शर्करा का घोल, 5 पे है नारियल का तेल। ये कुछ पदार्थ दिए गए हैं, खाने वाले खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। खाद्य का मतलब जो खाने योग्य होते हैं। तो आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेगा? यानी जो ये खाद्य पदार्थ दिए गए हैं इनको किसके घोल में डालना? हमें आयोडीन के घोल के साथ इनका परीक्षण करना है, यानी प्रयोग करना है और देखना है कि किसका कलर चेंज होगा, नीला काला होगा। किसका कैसा कलर होगा? नीला काला। कौन सा ये कलर होगा? कौन से ये जो खाद्य पदार्थ दिए गए इनमें से? पहला उबले और पिसे आलू, दूसरा उबले और चबाए हुए चावल, तीसरा रोटी या ब्रेड का टुकड़ा, 4 पे चीनी या शर्करा का घोल, 5 नंबर पे नारियल का तेल। इसके साथ अगर क्रिया करेंगे आयोडीन के घोल के साथ तो कौन सा? जो उबले और पिसे आलू है वो और रोटी और ब्रेड का टुकड़ा, ये दोनों आयोडीन के घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग प्रदान करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि आलू क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद में, तो वही हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? 80 का हमारा, जिसमें ए भी है और सी भी है। तो ऐसा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन ऐसा है 80 का, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 80 का 1st नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुलना की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं का पालन करने के लिए कहा है। कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को कोई टीचर है, गुंजन नाम की कोई टीचर है, वो कमानीदार तुला जो जिसकी तरफ एक तरफ ये होता है और उसके ऊपर ऐसे हैंडल लगा होता है, उससे ये दोनों पार्ट टच होते हैं और यहाँ पे एक सुई लगी होती है जो वेट
बताती है, वो उसका प्रयोग करना सिखा रही है। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ ही ये हमें कथन दिए गए हैं जो अव्यवस्थित है, उनको हमें व्यवस्थित करने की, कौन से क्रम में ये कथन चलेंगे। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? 81 का। 81 में क्या आएगा, पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे ये जीरो है, जो ये बीच में ये सुई लगी हुई है कहाँ पे ये जीरो है, यानी इसकी स्थिति देखेंगे कि जीरो कहाँ पे होगी, यानी ये दोनों संतुलन की स्थिति में होगी तभी ये जीरो पे होगी। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यांक त्रुटि को ही देखेंगे कि कहाँ पे जीरो त्रुटि है, यानी दोनों पार्ट दोनों सेम हो जाते हैं, जो ऐसे लटके हुए जो होते हैं कमानेदार तुल्य के, वो दोनों कहाँ पे सेम होते हैं, जब ये जीरो पे होती है, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं बता रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा पहला, शून्यांक त्रुटि वाला, सबसे पहले हम उस चीज को देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर करेंगे कि कमानीदार तुला का सबसे कम किस चीज को माप सकते हैं, यानी सबसे कम वाला जो वेट है या मास है कि कितना होगा, वो चीज देखेंगे हम कि सबसे कम इसमें किस चीज को माप सकते हैं और कितनी होती है वो। जैसे हम, आपने देखा होगा तुला में क्या करते हैं, 1 kg 2 kg, तो उसमें सबसे कम क्या माप सकते हैं, कितना वेट होगा, तो उस चीज को देखें, कमानेदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। पहले ए आ गया, फिर आ गया हमारा डी आ गया। फिर करेंगे सांकित पैमाने पर संकेत की स्थिति नोट करेंगे, यानी इसको संकेत को देखेंगे कि कहाँ ये झुक रहा है, कहाँ नहीं झुक रहा, कहाँ ये समान या सीधी स्थिति में है। फिर इसको देखेंगे, फिर आ जाएगा वास्तविक पाठ्यांक, यानी फिर हम देखेंगे कि इस चीज का वेट कितना है, लास्ट में हम उस चीज को देखेंगे। तो पहले आएगा एक शून्यांक त्रुटि वाला, फिर आएगा डी कमानेदार तुल्य का जो सबसे छोटा मान है वो, फिर आएगा असंकित पैमाने पर संकेत की स्थिति देखेंगे और फिर आ जाएगा बी, यानी पहले ए डी फिर सी और बी। ऐसा ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन ऐसा है हमारा 81 का, तो वो इसमें राइट हो जाएगा। तो 81 का थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सिखाने का नीचे दिए गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर हम विज्ञान पढ़ाना सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए कौन से उद्देश्य रखते हैं, एक तो विज्ञान के बारे में बच्चों की समझ होनी चाहिए, उसको उसके बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, या बच्चा उस चीज को बार बार प्रयोग करेगा, उसको करके सीखने के अवसर दिए जाएंगे, तो ये सब उसके उद्देश्य होते हैं। तो देखिए कौन सा दिया, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, यानी साक्षरता तो अर्जित करवा रहे हैं, पढ़ना लर्निंग तो हम उसको सिखा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो राइट है इसमें। तार्किक सोच भी विकसित कर रहे हैं, ये वाला भी उसका उद्देश्य है। आवश्यक प्रक्रिया कौशल भी अर्जित कर रहे हैं, यानी उसको काम करने का या उस चीज को समझने का कौशल तो उसके अंदर हम विकसित कर ही रहे हैं, तो ये भी उसका उद्देश्य है। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन, ऐसा उद्देश्य नहीं रखा जाता विज्ञान पढ़ाते समय कि बच्चा अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छे अंक लेके आए, तो यही इसमें राइट हो जाएगा, वही हमें बताना है कि इसका उद्देश्य नहीं हो जाए। तो 82 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण है कि जो विज्ञान शिक्षण है उसमें रोल प्ले जो भूमिका निभाता है बच्चा की, उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर दो, वो खुद करके सीखे उस चीज को, चाहे वो अन्वेक्षण विधि हो, प्रयोगशाला विधि हो, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा भागीदार होगा वही अच्छी शिक्षण विधि है, कि बच्चा खुद से करके सीखे उस चीज को, चाहे वो उसको प्रत्यक्ष अनुभव खुद से करने को हम जितना ज्यादा उसको मौका देंगे, वो बच्चा उससे ज्यादा उस चीज को समझ पाएगा। तो इस जो विधि अपना रहे हैं रोल प्ले विधि, इसका क्या उद्देश्य है, सबसे प्रभावी वो हमें बताना है। पहला, यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। तीन है, यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। चार है, यह अधिगम प्रक्रिया में एक सर्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। तो तोड़ना ताड़ना तो कुछ नहीं होता, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये तो वैसे ही गलत हो गया चार वाला। यह छात्रों की सामाजिक कुशलता को बढ़ावा दे सकती है नहीं, हमें देना ही है उस चीज को, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 83 का यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी, हाँ, जितनी ज्यादा भागीदारी उस स्टूडेंट की होगी उस प्रक्रिया में, वो शिक्षण उतना ही बेहतर होगा। तो यही हमें बताना है। तो रोल प्ले विधि इसीलिए कर रहे हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसमें सक्रिय रूप से काम करे। तो 83 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, विज्ञान की पर्सन करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका
द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, कि विज्ञान में हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बच्चों को बोलते हैं कि आप इस चीज के बारे में खुद खोजबीन करके लाओ, यानी खुद सर्च करो उस बारे में, स्वयं करके देखो जितना ज्यादा हो सके, और अन्वेषण करना माना जाता है कि ये सबसे अच्छी तकनीक है विज्ञान पढ़ाते समय, अच्छी शिक्षण विधि है। ऐसा करके हम बच्चे की कौन सा काम दें जो नीचे दिए गए उनमें से, कि ये सब उसमें विकसित हो जाए। तो पहले है सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट से तो सिर्फ हो सकता है बच्चा पढ़ने के कौशल में तो अच्छा हो जाए, कि हमने एक टॉपिक दे दिया कि आपको ये पढ़ के आना है, कल आपका टेस्ट है, तो ठीक है बच्चा कागज पेंसिल टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर देगा, तो उसका उसका जो खोजबीन करने का, स्वयं करने का, वो सब कौशल तो इसमें विकसित नहीं हुए, तो ये तो नहीं। सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा, सामूहिक चर्चा करना ठीक है, अच्छी बात है, पर इससे हर प्रकार का कौशल विकसित नहीं हो रहा। हमें एक क्वेश्चन ऐसा देखना है जिसमें चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, खोजबीन भी करें, स्वयं करके भी देखें और अन्वेषण भी करें, ये सब उसमें शामिल हो। 3 नंबर पे है पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद, और 4 नंबर पे है ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। तो कौन सा आपको लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कि जो हमें ऊपर दिए गए ऑप्शन की खोजबीन भी करेगा बच्चा, उसमें स्वयं भी करेगा और अन्वेषण भी करेगा, उस हिसाब से सही होगा। तो सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा, इसमें बच्चा क्या करेगा कि एक तो उसके बोलने का कौशल भी विकसित होगा, और वो इधर उधर जाएगा, खोजबीन भी तो कर रहे हैं कि कौन सा रोग किस प्रकार का होता है, कौन सा जल्दी फैलता है, कौन सा नहीं फैलता, कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा वायरस से होता है, उसकी खोजबीन का स्तर भी, कौशल भी बढ़ रहा है इससे। वो खुद कर रहे हैं, उसमें उसकी भागीदारी सक्रिय रूप से भाग हो गया, और अन्वेषण भी कर रहे हैं, वर्गीकरण भी सीख रहे हैं, नहीं इस क्वेश्चन से उसके हर प्रकार के कौशल का विकास हो रहा है। तो 84 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए, कि जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसमें किस बात पर यह कहा गया है कि विज्ञान पढ़ाते समय हमें इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि आप देखिए जो एनसीएफ हमारा 2005 है उसमें क्या गया है कि बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो उसका जो जिस शिक्षण विधियों से हम पढ़ा रहे हैं उतना उसमें उसने उसके बाहरी जीवन से जोड़ो, उसका जो पाठ्यक्रम है उसको उसके जीवन से जोड़ो, तब उसको अगर वो चीज हम पढ़ाएंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उसको ऐसी शिक्षा देनी है जो उसके लिए उपयोगी हो, उसके प्रेजेंट के लिए भी और उसके फ्यूचर के लिए भी। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें जो इस एनसीओ 2005 के अनुसार सही है विज्ञान पढ़ाते समय। तो 85 का क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलाप में किसे पाठ योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता करेगा, यानी गीता है। ठीक है, वो कक्षा 8 के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना चाहती है, मानव नेत्र के बारे में बताना चाहती है। तो किस शिक्षण विधि से करवाए ताकि वो चीज बच्चों को अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, अच्छा गृह कार्य, यानी उसको अच्छा गृह कार्य दे देंगे तब बच्चा उस चीज को अच्छे से कर पाएगा। दूसरा कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना, कि आप मानव नेत्र के बारे में एक शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ हमें कि क्या क्या कैसे कैसे होता है इसमें। तीसरा छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। 4 है मानव नेत्र के मॉडल का निर्देशन करना, यानी कोई मानव नेत्र का मॉडल है उसको कक्षा में लाके उसके द्वारा जो जो पार्ट उसमें है उसको अच्छे से समझा देना। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि इस शिक्षण विधि से पढ़ाएगी तो वो बच्चों को सही होगा। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन क्या है, छात्रों को क्रियाकलापों, यानी क्रियाकलाप करवाएंगे मानव नेत्र के बारे में, और उनसे उनके बारे में प्रश्न पूछेंगे कक्षा में, तो बच्चे बताएंगे कि उनको कितना समझ आया उस हिसाब से, और एक दूसरे को देखेंगे कि उसको क्या समझ में आया और मेरे को क्यों नहीं आया, वो एक दूसरे से सीखेंगे। तो ये वाला जो शिक्षण विधि है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगी। तो 86 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया जाता है, यानी जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसमें जो एनसीईआरटी की
बुक है और वो विज्ञान सब्जेक्ट की, उसमें किस पर बल दिया जाता है। तो इसमें हम क्या करना है कि सबसे पहले तो बच्चों को जो पाठ्यक्रम है उसके बाहरी जीवन से जोड़ना है और ऐसी शिक्षा देनी है बच्चों को जो उसके लिए उपयोगी हो, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर के लिए भी। रटने की प्रवृत्ति को क्या करना है, हतोत्साहित करना। ये सही बात है कि रटने पर बहुत क्या करना है, रटने की प्रवृत्ति को हमें कम करना है, हतोत्साहित हो गया, कम करना हो गया। ठीक है, तो ये वाली बात तो सही होगी इसमें। दूसरा क्या है, विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाना। सीमा नहीं बनानी है हमें, लिमिट तो रखनी ही नहीं है किसी चीज की, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। 3 नंबर, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। हाँ, छात्रों को सक्रिय अनुभव हमें प्रदान करने हैं, यानी उनको जितने ज्यादा उनकी भागीदारी हम करेंगे शिक्षण में उतना ही ज्यादा सही रहेगा। तो ये ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। ठीक है, वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सिखाने पर, यानी परिभाषाएं सिखाने पर बल देना है, ऐसा पाठ्यक्रम हमें निर्धारित करना है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ए ठीक है और सी ठीक है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें जिसमें ए भी हो और सी भी हो। तो कौन सा आएगा, 87 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों है इसमें। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमनों में से कौन सा उपागमन इस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनस्थिति को दर्शाता है। कि विज्ञान की कोई शिक्षिका है, उसने कक्षा में अलग अलग प्रकार की गतिविधि करवाई है, ठीक है। तो देखना है कि कौन सी उस टीचर की मनस्थिति की, उसकी जो जो उसका भाव है उसको व्यक्त कर रहा है, कि उस टीचर के मन में क्या चल रहा है आखिर। तो वो कौन से पर्सन से हमें पता चलेगा। कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, कोई टीचर है क्लास में, वो अपनी क्लास में क्या करता है, अनुशासन बनाए रखता है, यानी डिसिप्लिन में रखता है बच्चों को। इससे क्या उसके जो भाव है वो पता चल रहा है कि कैसा है ये टीचर, कैसा पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। इससे तो नहीं पता चला हमें। दूसरा क्या है, यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित का पाठ्यक्रम को समाप्त करना, यानी जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया उसको हो सके इतना जल्दी समाप्त कर दो और अपना काम खत्म कर लो। इससे भी कुछ पता नहीं चला कि ये शिक्षण कितना, उन्होंने कितना जो शिक्षण कराया वो कितना प्रभावी रहा है बच्चों के लिए। ये भी नहीं है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना। हाँ, अगर टीचर जितना हो सकेगा बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करे कि आप मुझसे पूछो ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं, ताकि वो चीज आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर टीचर इतना ज्यादा से ज्यादा अगर उनसे बोलेगा कि आप मुझसे पूछो, तो वो सही होगा। तो टीचर उनके ये एक उसके मन का भाव होगा कि वो बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहता है उस चीज को, जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करना चाहता है, उसके अर्थ को अच्छे से समझाना चाहता है। तो 88 का 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, 89 विज्ञान विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की, ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए, सिफारिश की जाती है। यानी वैज्ञानिक विधि होती है उसमें हमारी जो शिक्षण करवाने की, उसमें कुछ चरणों का हमें पालन करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उस विधि में हम। तो ये नीचे हमें उस विधि के चरण दिए गए हैं, यानी उसके क्रम दिए गए, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उनको हमें क्या करना है, उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम समस्या की पहचान ही तो करते हैं कि आखिर समस्या है क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या की हम पहचान करेंगे, फिर उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, यानी कल्पना शुरू करेंगे। तो पहले समस्या की पहचान होगी, पहला चरण तो ये हो गया हमारा वैज्ञानिक विधि का। दूसरा क्या है, फिर कल्पना, यानी उसके बारे में बोलने सोचेंगे कि कैसे करें इसको। ठीक है, तो फिर आ जाएगा हमारा बी, पहले आएगा सी फिर आएगा बी 89 का। तो देखिए ऐसा ऑप्शन क्या है, पहले सी, पहले सी, एक तो 1 में और एक 2 में है, और फिर आनी चाहिए परिकल्पना बनाना, तो फिर बी आना चाहिए। फिर क्या करेंगे हम, आंकड़ों को एकत्रित ही करेंगे, फिर डी आएगा, और फिर परिकल्पना का परीक्षण करेंगे कि ये किया हमने, ये सही नहीं किया, फिर ई पे निष्कर्ष निकाल देंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का। 89 का क्या किया हमने, 89 का किया 2 नंबर ऑप्शन की, पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर परिकल्पना बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, और फिर परीक्षण करेंगे कि जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं वो सही है या नहीं, और फिर उसका निष्कर्ष निकाल देंगे कि इस प्रकार हमने ये चीज इससे प्रयोग करके ये चीज हासिल की है। तो क्या आ जाएगा, पहले आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर डी, और फिर ए, और फिर ई। तो 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा 89 का।
90 नंबर क्वेश्चन क्या है? हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सिखाने के अभिन्न अंग है। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हस्त जितना ज्यादा हम बच्चे को खुद से करने को बोलते हैं, और उनके लिए जो परियोजना विधि है कि आप पहले समस्या देखो कि समस्या क्या है, फिर उसके लिए आगे चलो। ये जो हम करवा रहे हैं ये उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है विज्ञान का। ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस चीज के पीछे? तो पहला है प्रायोगिक कौशल पर छात्रों का मूल्यांकन करना। दूसरा है छात्रों को हर समय व्यस्त रखना। 3 नंबर पे दिया प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना। और 4 पे विस्तृत अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? छात्रों को व्यस्त रखें कि वो बिजी रहे ताकि इधर उधर ना भटके। ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और प्रायोगिक कौशल में कि कितने ज्यादा बच्चा अच्छे से प्रयोग कर रहा है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं ऐसा करने पे हम, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। 3 नंबर प्रयोगशाला में अनुशासन बने यानी डिसिप्लिन बना रहे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्या हो गया, ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं है जो हमें हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना का प्रयोग कर रहे हैं। इसके द्वारा हम बच्चे को अधिगम अनुभव प्रदान करना चाह रहे हैं, अलग अलग उसको जितने ज्यादा अवसर हो वो देना चाह रहे हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 90 नंबर का। विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।